Hello everyone. Good afternoon. Okay. So welcome back. और इस क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके. तो दो मेजर आइडिया हैं जो आज के क्लास में हमें डिस्कशन करना है. एक बहुत छोटा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और टू बी प्रिसाइज इनपुट डिवाइसेस जो अभी तक हमने डिस्कस किया था सीआरटी. तो सीआरटी आप याद करके बताओ इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है या क्या समझा आपको? सीआरटी इज आउटपुट डिवाइस. यस. तो अभी कुछ जनरल इनपुट डिवाइस की बात करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे हैं, बट कुछ बेसिक आइडिया है जो आपको एक बार पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंडामेंटल इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं और कुछ सेपरेट डिवाइस जो खासकर हम कहां पर यूज कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स के अंदर. और उसके बाद मैं आज इंपॉर्टेंट तौर पे बात करना चाहता हूं किस पे? लाइन जनरेशन एल्गोरिथम पे. तो जो बेसिकली जो डीडी एल्गोरिथम हमारे पास है, तो उसको यूज करके स्ट्रेट लाइन कम से कम कैसे जनरेट करते हैं या कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ कैन वी राइट एल्गोरिथम फॉर इट, वो अपने को समझना है. यस. ओके. तो एक एक करके बात करते हैं. तो अगेन आप जानते हैं कि क्या इन जनरल डे टू डे ऑपरेशंस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं व्हेन वी वर्क ऑन आवर कंप्यूटर्स. जी हाँ. तो दो फंडामेंटल डिवाइस हैं, या तो कीबोर्ड या तो माउस, है ना. बट बेस्ड ऑन द स्पेशल सिनेरियो एंड स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद ग्राफिक्स, या कभी जब हम गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं या कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जी हाँ, कुछ अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जिसका बारे में ऐसा नहीं कि उसकी फंक्शनिंग, उनकी कोई प्रॉपर वर्किंग अपने को सीखनी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया बस आपको होना चाहिए कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं और किस तरह से उनके ऊपर बात की जाती है. वैसे तो अगेन जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती जाती है, रोज कुछ ना कुछ नए ऑपरेशंस आ रहे होते हैं, जब से लाइक ग्राफिक्स, एनिमेशन है, वर्चुअल रियलिटी, इन सब केस में. तो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन. और अगेन जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो सबसे सिंपल बट ये सबसे पावरफुल इनपुट डिवाइस है वो आज भी कीबोर्ड ही है ना. जो पिछले मेरे ख्याल से कम 60-70 ईयर्स से हम यूज करते आ रहे हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून. तो कीबोर्ड की अगर बात करें तो आप मुझे बताओगे कीबोर्ड के अंदर जैसा आपको नजर आ रहा है, हाउ यू गिव इनपुट कैसे देते हैं. तो बहुत सारे बटन्स यहाँ पर लगे होते हैं एंड देन यू हैव टू पुश अ बटन और ए की, और यहाँ पर कुछ डायरेक्ट जो अल्फाबेट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग कैप्स, स्मॉल, एंटर, स्पेस, और उसके अलावा कुछ फंक्शंस या कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए भी हम बटन्स यहाँ पे यूज करते हैं. यस. अच्छा, उसके अलावा ये तो वो ऑपरेशन है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं. इवन अगर आप चाहें तो क्या कीबोर्ड को भी कर्सर नेविगेशन के लिए यूज किया जा सकता है ना. तो देखिए दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है आपकी पावर और एक पॉइंट होता है कन्वीनियंस. तो जी हाँ, अगेन जैसा इन जनरल ऑब्जर्वेशन भी है, जो लोग कोर प्रोग्रामर्स होते हैं, सुबह शाम तक बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डू दे लाइक टू यूज माउस? नहीं, है ना. तो देर आर नंबर ऑफ पर्सन जो माउस यूज ही नहीं कर रहे होते और पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ किससे कंप्लीट कर लेते हैं? कीबोर्ड से. तो आप जानते हैं बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं लाइनेक्स में, या इवन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हर किसी में बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं. तो अगेन आप नेविगेशन कर सकते हैं, आप डेटा एंटर कर सकते हैं. तो कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ कीबोर्ड की मदद से भी ऐसा किया जा सकता है ना. यस. अच्छा, अब रही बात कीबोर्ड में एक्सपेरिमेंटेशन की कि किस किस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप कीबोर्ड में कर सकते हैं. तो नॉर्मली जैसा ये अगेन डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है. उसके अलावा कभी कभी आपको ये जो साइड वाला कीपैड है ये नहीं दिखेगा, खासकर जो लैपटॉप्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं तो ये पूरा पार्ट वो हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही कीबोर्ड आपको नजर आएगा. कुछ और गेमिंग कीबोर्ड्स हो सकते हैं, या वो कीबोर्ड जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए गए हैं, उनकी डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है.
बट जो बेसिक फॉर्मेट है कीबोर्ड का वो सेम है. यस, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके. कीबोर्ड के बाद जो दूसरा फंडामेंटल डिवाइस हमारे पास है वो कौन सा डिवाइस है? वो है माउस. तो माउस की अगर बात करें तो जो सबसे बेसिक काम माउस का है वो क्या? वो है कि आप अगर अगेन जीयूआई आप यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव करना है ना, ये एक फंडामेंटल काम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? माउस के पास. कोऑर्डिनेट्स बताना या अगेन कीबोर्ड के साथ ये करना तो लोग कंफर्टेबल नहीं होते इन जनरल. तो एक अच्छी खासी हिस्ट्री है माउस की भी, किस टेक्नोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था, अभी किस टेक्नोलॉजी पर है. तो यहाँ पर देखिए मैंने वो सब दिखाने की कोशिश की है. तो दैट इज अ फर्स्ट माउस जो हमने डेवलप किया था जिसके अंदर एक व्हील असेंबली होती थी, और जब आप इसको अगेन किसी सरफेस पे रख के आप ड्रैग करेंगे तो वो व्हील रोटेट होते थे दोनों एक्सेस के अंदर, और अगेन उस इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में पास ऑन करते थे और फिर कहीं जाके हमारा कर्सर मूव होता था. यस, विद टाइम वी स्विच टू दिस बॉल वाला आइडिया. तो इसके अंदर आप जानते एक बॉल होती थी, और इस तरह का माउस आप में से हो सकता है ज्यादातर लोगों ने यूज किया होगा. आजकल तो खैर नहीं आता ऐसा, अभी तो सब लाइट वाला यूज कर रहे हैं. यस, है ना. तो जैसे जैसे आप इस माउस को किसी सरफेस पे ड्रैग करते थे उससे क्या होता था, ये बॉल रोटेट होती थी एंड देयर इज अ सेंसर इनसाइड, और वो सेंसर इंफॉर्मेशन पास करता था किसको? वो सेंसर इंफॉर्मेशन पास करता था किसको? कंप्यूटर को. हाँ देखिए, वायर्ड या वायरलेस वो एक अलग बात है ना. तो अगेन इस बात को समझिएगा, उसमें हमने कोई मोड ऑफ ऑपरेशन इंप्रूव नहीं किया. वो तो ठीक है, अगर वायर्ड है तो आप उसे वायरलेस भी कर सकते हैं, है ना. लेकिन हम यहाँ पर जो ऑपरेशन है बेसिकली कि किस तरह से वो काम कर रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. और अगेन उसके बाद लाइट सेंसर. तो आजकल ज्यादातर लोग यही इसी तरह का माउस यूज करते हैं. तो क्या इसके अंदर कोई बॉल मैकेनिज्म है? नहीं, बिकॉज आप देखिए किसी भी मशीन के अंदर जितने मूविंग पार्ट होंगे उसका खराब होना उतना ही आसान होगा या उतना ही मुश्किल होगा? उतना ही आसान होगा, है ना. दूसरा अगेन इसके अंदर डस्ट आ जाती थी, कोई कचरा आ जाता था तो कुछ समय के बाद अब इसको निकाल के क्लीन करना पड़ता था. या अगेन जैसे कोई बता रहा है कि भाई अगर कोई बॉल ही निकाल के ले गया इसकी तो, है ना, तो वो एक समस्या है. तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम कोई नहीं है. आप इसको, जी बिल्कुल, तो आपकी मैं बात कर रहा था, है ना. तो अब अगर लाइट वाला सेंसर वाला हमारे पास है तो जस्ट आप उसे ड्रैग कर रहे हैं और उस बेस पे वहां पर एक लाइट सेंसर लगा हुआ है जो मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को भेज रहा है, और अगेन उस हिसाब से हमारा जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव हो रहा है. तो माउस की बेसिक फंक्शनैलिटी, अगेन यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड नहीं दिखाया बट आप जानते हैं फ्रंट साइड पे माउस में क्या है? दो बटन्स होते हैं बेसिक, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक जिसको आप बोलते हो. और अगेन ज्यादातर माउस में बीच में इस तरह से देखिए जो मेरे हाथ में है ना. और ज्यादातर केस में आपको बीच में ये एक व्हील भी मिलेगा जो अगेन कभी कभी कोई बार मेन्यू होता है, कभी ज्यादातर केस में आपको ड्रैग करना होता है तो वहां पर ये हमारे काम आता है. अच्छा, स्ट्रक्चर सेम है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड के हिसाब से आप चाहो तो इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है ना, तो उसका लेफ्ट क्लिक जो है वो रिवर्स हो जाएगा, मिरर होगा बट उसके हिसाब से चेंज किया जा सकता है. तो ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल दो, कीपैड और हमारा माउस. अब उसके अलावा और डिफरेंट आइडिया क्या हो सकता है? एक ही डिफरेंट आइडिया देखिए जिसको बोलते हैं ट्रैक बॉल. अब ट्रैक बॉल की क्या कहानी है, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो इसका एक बार मैं एक बेसिक डिस्कशन आपसे कर लेता हूं. तो हम इस पूरे डिवाइस को ट्रैक बॉल बोल रहे हैं, या ये जो बॉल आपको ब्लू कलर की यहां पर नजर आ रही है, लेट मी चेंज द कलर, नाउ दिस बॉल इज कॉल्ड द ट्रैक बॉल. जी हाँ, तो जो ब्लू कलर की बॉल नजर आ रही है इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल. अब ये काम कैसे करता है डिवाइस? ये भी एक तरह का माउस ही है ना, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. तो जब आप इस माउस के ऊपर हाथ रखते हैं तो क्या ये पूरा माउस मूव होता है? जैसे लास्ट वाले केस में भी हमने देखा, अगर माउस को आप मूव कर रहे हैं, है ना, ये तो खैर किसी चुड़ैल टाइप का हाथ बन गया है बट खैर कोई बात नहीं. ओके, तो अगेन लास्ट वाले केस में आप देखेंगे
यहाँ पर तो हम माउस मूव करते हैं, बट यहाँ पर हम माउस मूव नहीं करते। तो जो माउस है वो अपनी पोजीशन पे स्टैटिक बना रहता है। और कर्सर की पोजीशन आप कैसे डिसाइड करते हैं? बाय यूजिंग द थंब एंड बाय मूविंग दिस बॉल। तो को जब आप रोटेट करते हैं तो अगेन देयर इज अ सेंसर इनसाइड, और उस मोशन से कर्सर की मूवमेंट अपने को पता लगती है। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए, अगर इस को इन्वर्ट करके बजाय हम माउस ड्रैग करने के सिर्फ बॉल रोटेट करने लगे तो भी क्या माउस काम करेगा? जी हाँ। तो यही सिनेरियो है, इस बॉल वाले मैकेनिज्म को नीचे से उठा के हमने ऊपर लगा दिया है। तो अब ये माउस मूव नहीं करता, इसके नीचे कोई सेंसर, कोई रोटर, कोई बॉल नहीं है। सिर्फ आपको एक जगह इस माउस के ऊपर हाथ रखना है, एंड जस्ट बाय मूविंग योर फिंगर्स और बाय मूविंग योर थंब आप कर्सर की पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, अगेन दिस व्हील, ये ऑटोमेटिकली उसी तरह काम करेगा जो कि एक नॉर्मल माउस में करता था। हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पे बात की जा सकती है। देखिए अगेन ये बात समझनी है, क्या ट्रैक बॉल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये बहुत पॉपुलर डिवाइस है या ज्यादा लोग इसके साथ कंफर्टेबल हैं, या अगेन इन जनरल? यस, तो बिल्कुल सही बात है। 99.99% ऑफ द टाइम कर्सर पोजिशनिंग यूज करने के लिए सब लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? सिंपल जो हमारा बेसिक फंक्शनल माउस है। बट मेरे को भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, और पर्सनली तो मैंने कभी यूज किया नहीं है, बट कुछ फॉर्म्स में देख रहा था, कुछ सेशंस में देख रहा था। आर्ग्यूमेंट क्या है बहुत लोगों का जो इसको प्रेफर कर रहे हैं? एक आर्ग्यूमेंट तो है, अब कंपनी बना के मार्केट में बेच रही तो जाहिर सी बात है कोई तो खरीद रहा होगा, है ना। ये मैं कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं पढ़ा रहा, लॉजिटेक के मॉडल है जो मार्केट में आप खरीद सकते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे। तो अब क्यों इसको यूज कर रहे हैं? एक आर्ग्यूमेंट है कि जहां पर मूव करने के लिए स्पेस बहुत कम है। तो अब एक पॉइंट आप देखिए, हो सकता है कि इस डिवाइस को आपको मूव करना है कि नहीं करना है ना। तो इस डिवाइस को आपको मूव नहीं करना, तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर अब मे बी आपको मूव करने के लिए स्पेस बहुत कम मिले। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप एक अपने फिक्स स्टेशन पे काम करें तो प्रॉब्लम नहीं, बट मे बी सपोज करिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यस, कहीं जा रहे हैं, तो उस केस में आपको एक स्टेशनरी सरफेस मिले जहां पर आप माउस रख के काम करें, तो इन दैट सिनेरियो वो मुश्किल होगा। बट इसमें आप बॉल ड्रैग करके, इवन आप इसे जेब के अंदर रख के भी चला सकते हैं, अगर आप तो सिर्फ बॉल ड्रैग कर रहे हैं और जैसे जैसे बॉल ड्रैग कर रहे हैं वो पोजिशनिंग आ रहा है। यस। दूसरा एक और आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो क्या, कुछ लोग का मानना है इन प्रैक्टिकल केसेस में भी हो सकता है किसी के हैंड में फिजिकल कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, हैंडीकैप वाला केस आप कंसीडर कर सकते हैं जहां पर हाथ ड्रैग करना पॉसिबल ना हो, या हमारी सारी फिंगर्स प्रॉपरली फंक्शन ना करती हो। उस केस में ये डिवाइस कुछ लोगों के लिए बेटर हो सकता है, जहां पर यूजिंग अ सिंगल थंब आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हो, तो पूरा हैंड आपको यहां पर मूव करने की जरूरत नहीं है। जो कि अगेन मैं बोल रहा हूं सबके लिए नहीं, बट एक्सप्लिसिटली कुछ केस में एज एडवांटेज आप इसे ट्रीट कर सकते हो। यस। एक और लोग बोलते हैं क्या, कि अगर बहुत बारीक काम करना हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं और कोई स्केच बना रहे हैं, सम आइडिया लाइक दिस, तो कुछ डिजाइनर्स दे से दैट यूजिंग दिस बॉल दे हैव अ बेटर कंट्रोल, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा मूव नहीं करना होता। लेकिन अगर बहुत सिलेक्टेड मोशन मूवमेंट करना है तो कुछ लोगों के हिसाब से फॉर डिजाइनिंग दिस आइडिया इज बेटर, क्योंकि पूरा हाथ जब आप मूव करते हो तो कभी कभी हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्प्लेस आप कर लो। लेकिन अगर सिर्फ बॉल आपको रिप्लेस करना है तो कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट हो सकता है दैट वर्क्स फाइन। हाँ, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बिल्कुल एज इट इज काम कर रहा है, वो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, जो पूरा कर्सर है वो सिर्फ आप थंब से कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि पूरा हैंड आपको मूव नहीं करना पड़ रहा, बाकी पूरी फंक्शनैलिटी एकदम सेम है। यस, बट अगेन इफ समबडी आस्क यू ट्रैक बॉल क्या है, तो कम से कम आपको पता है कि भाई ट्रैक बॉल की फंक्शनैलिटी क्या है और वो किस तरह से काम करता है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? एक और इसी तरह का स्पेशल डिवाइस है विच इज कॉल्ड स्पेस बॉल। तो ये खैर एक और अजीब बात है। हाँ, कोई बात नहीं मेगा, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती आपसे पुराने वाला माउस लेके ये नया दे देंगे आपको, है ना। कंपनी बना रही है, आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहे वो इस्तेमाल करें। यस, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक डिफरेंट आइडिया जिसको बोलते हैं स्पेस बॉल।
तो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा हैंड आप इसके ऊपर रख सकते हैं एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ बॉल जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इसके अलग अलग वर्जन है, ज्यादातर केस में इसको भी गेमिंग वगैरह या 3D में यूज किया जाता है। अब पहले एक बात समझिएगा, इट इज लाइक अ गियर बॉक्स। जैसे एक हैंडल होता है ना, एक नॉब होता है जिसको आप पकड़ सकते हैं, तो उस तरह से आप इस बॉल को पकड़ सकते हैं। फिर अगेन लाइक अ जॉयस्टिक है ना, आप इसको लेफ्ट राइट टॉप डाउन जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो खासकर देखिए जब 3D स्पेस होता है ना, अब कोई भी है, मान लीजिए एक घर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको किसी घर के अंदर नेविगेट करना है या कोई गेम है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे चारों तरफ से देखना है, कोई 3D डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, तो क्या उस तरह के सिनेरियो में सिर्फ माउस से कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। तो यूजिंग दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस यू कैन हैव बेटर अथॉरिटी एंड बेटर कंफर्ट, है ना। बट अगेन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो बॉल है यहां पर, क्या ये बॉल रोटेट हो रही है? नहीं, इट इज लाइक अ नॉब, इट इज लाइक अ नॉब, और इसके थ्रू आप पूरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हो। बिकॉज अगेन एक क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, कभी कभार इन डिवाइसेस पे क्वेश्चन पूछे गए, यही रीजन है कि हम इसे डिस्कस भी कर रहे हैं। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है दिसंबर 2013 के अंदर, which of the following is not true with respect to trackball or a space ball? ये आपको ट्रू बताना है कि नॉट ट्रू बताना, गौर करिएगा, आपको बताना है नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स कौन सा है। हाँ, वो गेम तो मैंने भी खेला है, बट उसमें ऊपर नीचे भी मूवमेंट होता है क्या, मेरे को याद नहीं है। या टेकन 3 तो चलो भी, अच्छा हाँ ठीक है। पुराने टाइम में जो कुछ वीडियो पार्लर्स हुआ करते थे, बच्चे खेलने जाते थे, मारियो वगैरह के लिए भी मशीन होती थी, वो उसके अंदर बटन लगे होते थे और वो नॉब रहता था। यस, याद आ गया मेरे को, करेक्ट। तो वो एक फंडामेंटल वर्जन आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से a trackball is a two-dimensional positioning device while a space ball provides six-dimensional. I think बिल्कुल सही बात है। उसके बाद unlike a trackball, a space ball does not actually move. I think this is also true because trackball actually move हो रहा है, जैसा हम देख रहे थे, रोटेट कर पा रहे हैं, पूरा माउस नहीं, लेकिन ट्रैकबॉल मूव होता है। बट हाँ, स्पेस बॉल जो है वो मूव नहीं होता। बट लास्ट ये फर्स्ट का जस्ट एकदम रिवर्स लिख दिया, तो दिस वन इज फॉल्स, और फॉल्स ही आपसे पूछा था, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है डी। फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, उसके अलावा अगेन और कुछ कॉमन डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन हैव स्कैनर। मेरे ख्याल से स्कैनर तो आप सभी फ्रेंडली हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो बॉल नहीं मूव हो रहा है ना। वैसे आप गूगल करेंगे ना तो कोई ज्यादा इसके अंदर आपको डेटा मिलेगा नहीं। देखिए, अगर आप एक, मैं आपको कैसे समझाऊं, बिकॉज ना डिवाइस है ना यूजेज है, बट अगर आप एक लीवर को पकड़ रहे हैं, है ना, और लीवर को लेफ्ट राइट आगे पीछे कर रहे तो मूवमेंट हो ही रहा है। बट अगर आप लीवर को ऊपर खींच रहे हैं या लीवर को नीचे दबा रहे हैं, तो भी क्या मूवमेंट हो सकता है ना। तो बेसिकली एक प्रेशर उसके पास है जिसके थ्रू वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरह मूव करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से वो समझ रहा है। यस। अच्छा, स्कैनर आप जानते हैं? स्कैनर तो मेरे ख्याल से हर प्रिंटर के साथ आजकल स्कैनर आता ही है, तो किसी भी क्या कहते हैं, इमेज को, किसी भी आइडिया को आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, टच स्क्रीन या टच पैनल आप पहले से जानते हैं? तो आजकल हम सबके मोबाइल फोन ही टच हो गए हैं, है ना। तो सिलेबस आपका बहुत पुराना है, बट टेक्नोलॉजी तो मार्केट के अंदर चेंज होती रहती है। तो टच अब कोई बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लगे क्या शानदार चीज है। ऑल्दो एक टाइम पे हुआ करता था, टच एक बहुत फैसिनेटिंग चीज थी कि अगर आप टच करेंगे तो उससे वो काम करेगा, है ना।
तो ये बड़ा ही कमाल का फीचर था। बट अभी तो जितने भी डिवाइस, अभी उल्टा है, अगर कोई टच नहीं है तो आपको लगता है कि ये टच क्यों नहीं है ना। तो टच पैनल के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, अगेन डिजिटाइजर या टैबलेट वाला आइडिया, तो इवन अभी जब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होता हूं तो क्या मैं भी टैबलेट ही यूज कर रहा हूं? यस, है ना। तो एक देखिए मेरे पास ये पेन है और एक मेरे पास टैबलेट है, और जैसे जैसे मैं जो भी यहां पर ड्रॉ करता हूं इस पेन से, ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यस, तो दैट इज आइडिया जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता हूं। तो हमें तो खैर कोई बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग तो करनी नहीं है ना। सिंपल कुछ नोटेशंस, कुछ आइडियाज आप लोगों को समझाने, वो बहुत आराम से किया जा सकता है क्या। अच्छा, नहीं, इसके अंदर मेरे को नहीं दिखता, बिकॉज वो देखने की भी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जब मैं कोई चीज ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को सामने नजर आ रहा होता है, तो उसके हिसाब से मैं हाथ के पोजीशन चेंज कर रहा होता हूं, समझ रहे हैं। जब मैं लिख रहा होता हूं, क्या मेरे को इस पैड को देखने की जरूरत है? जी नहीं। तो मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, जो जो मैं लाइक यहाँ बना रहा हूँ वो मेरे को नजर आ रहा होता है, तो दैट इज ओके। बट हाँ, ये जो डिवाइस का यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसके अंदर स्क्रीन भी है ना। तो हमारे साथ पॉइंट क्या है, क्या ये टैबलेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है या आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे? तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ कंप्यूटर, देन आप उस पर कुछ ड्रॉ करोगे एंड देन आपको नजर आएगा। बट ये जो डिवाइस यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और मार्केट में एक से एक डिवाइस है आज के टाइम पे, यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट ड्राइंग भी कर सकते हो। यस, और अगेन अब देखिए प्लेटफॉर्म धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कुछ समय पहले तक लोग कैसे पेंटिंग करते थे, आर्ट फॉर्म क्या था, लेकिन अभी धीरे धीरे ऑलरेडी बहुत सारे, मान लीजिए किसी को कार्टून बनाना है या कुछ भी बनाना है, इवन कोई पेंटिंग भी बनानी है, तो क्या आप डायरेक्टली डिजिटल डिवाइसेस पर बना सकते हैं? जी हाँ, है ना। ऑल्दो जो ऑर्थोडॉक्स, अगेन पॉइंट क्या है ना, कि लोगों को समय लगता है टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांजिशन करने में। ऑफकोर्स जो पुराने लोग हैं उनको तो कंफर्टेबल फील होगा कि वो पुराने डिवाइस पे ही काम करें या हाथ से स्केच करें। स्केच कैसे होगा? तो ये स्क्रीन आपके पास है, आप कलर भरते जाए और बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर यहां से बनेगी। बाकी कुछ चिड़िया तोता कुछ बनाना हो तो मैं आपको अभी देखो बना के दिखा देता हूं, उसमें क्या है। यस, अच्छा, अगेन जैसे विनोद बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी नहीं आएगी, है ना। देखिए जो कंपनीज ये डिवाइसेस बोल रहे हैं, और मेरा अपना भी मानना है, एक्यूरेसी बेटर आएगी डिजिटल डिवाइस में। क्योंकि क्या आप किसी भी पीस को किसी भी हद तक जूम कर सकते हैं? आप सोचिए, अब अगर मान लीजिए कोई आपने एक इमेज बनाया, है ना, और एक इमेज की आंखें आपको ड्रॉ करनी है, समथिंग लाइक दिस, तो अब जब आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आपको बड़ा ध्यान से, मेरे को याद है बचपन में वो ब्रशेस भी जो हैं वो अलग अलग नंबर के आते थे, जिसमें ज्यादा बाल है कम बाल है, और वो लोग लगे हुए हैं देखने के लिए, बहुत छोटा पॉइंट है। yes. बट यहां पर आप जूम करते जाओ और आप इसको इतना ज्यादा जूम कर सकते हो तो सिर्फ आई ही नजर आएगी। यस और नो? यस। तो आप सोचो जरा लॉन्ग टर्म में इस डिवाइस में एक्चुअली एक्यूरेसी ज्यादा होगी कि कम होगी? तो आप इसे किसी भी लेवल पे डिजाइन कर सकते हो, है ना। बट अगेन पॉइंट वही है कि कितने समय के साथ लोग इस तरह के डिवाइस के साथ कंफर्टेबल फील हो, दैट इज आइडिया। फेयर इनफ। अब अगेन देखिए ज्यादातर टीचर कंफर्टेबल नहीं है, उनको बेटर है कि वो बोर्ड पे ही पढ़ाए, है ना। बट ये फ्यूचर है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक आइडिया हो सकता है डेटा ग्लव। तो अगेन एग्जैक्टली मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस या आइडियाज आपने देखे होंगे कि हाथ के अंदर आपने सेंसर लगा लिए हैं या कोई ग्लव पहन लिया और उसके अंदर आप कोई गेम खेल रहे हैं या आप अपने हैंड से मूवमेंट कर रहे हैं, उस बेस पे ड्रोन एक उड़ रहा है, वो बिहेव कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द मोशंस ऑफ योर हैंड, है ना, आप क्या कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फिल कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक आइडिया। कोरोना में बहुत यूजफुल है, इन जनरल भी बहुत सारे यूजफुल है ना। कभी कभी आपने सुना होगा स्पेशल केसेस में कोई सर्जन है और वो दुनिया के किसी और कोने में बैठ के सर्जरी कर रहा है, तो उसने 2 ग्लव्स पहने हुए हैं और वो अपने ग्लव से मूवमेंट कर रहा है, और वो सेम मूवमेंट एक रोबोट दुनिया के दूसरे कोने में सिमुलेट कर रहा है।
यस और नो? यस। तो सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आप समझिए डॉक्टर्स के साथ कितनी प्रॉब्लम है, उनको इधर उधर मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या सेफ्टी इशू है, तो आप घर बैठे आराम से, जस्ट आपके हाथ में 2 ग्लव्स है और आप मूव कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली रोबोट उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। देखिए रिस्की तो सब कुछ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑपरेशन करा देंगे इससे, मैं बोल रहा हूँ बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ टेक्नोलॉजी, है ना, समय के साथ आप इंप्रूव करोगे। बिकॉज ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर 5 या अगर रोबोट ऑपरेशन कर भी रहा है तो वहां पर 2 एक्चुअल सर्जन भी हो सकते हैं जो पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो, बट अगर किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन में किसी डॉक्टर को एक्सपर्टीज है तो उससे आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर सकते हो। तो डॉक्टर्स भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, देखिए इवन सर्जन्स, इमेजिन। यस, तो ये एक आइडिया हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल हो सकता है जॉयस्टिक का। तो अगेन लाइक बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टिक मैकेनिज्म यूज किया जाता है, खासकर जो एयरक्राफ्ट होते हैं। तो आपने अगर मूवी वगैरह में देखा हो, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, क्या पूरा एयरक्राफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल स्टिक से हैंडल किया जाता है? यस, बिकॉज वहां पे कॉकपिट के अंदर इतना स्पेस ही नहीं होता है ना कि आप कोई बड़ा मैनुअल कंट्रोल वहां पर लगा सको, एंड जहाज बहुत स्पीड से इधर उधर मूव कर रहा होता है, तो बिल्कुल सेंटर में एक जॉयस्टिक होती है और उसी को यूज करके, है ना, दाएं बाएं लेफ्ट राइट अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो कंट्रोल कर रहे होते हो। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल आइडिया यूजिंग विच किसी डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो ये खैर 3-4 अलग अलग तरह के आइडियाज हैं जो मेरे ख्याल से एक बार आपको इसका आइडिया होना चाहिए था। अब जो इंपॉर्टेंट आइडिया मेरे को डिस्कस करना है दैट इज लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। और लाइन जनरेशन में आपको 2 एल्गोरिथम पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहले हमें बात करनी है किसकी? डीडीए की, और उसके बाद हमें बात करनी है किसकी? ब्रेशनम एल्गोरिथम की। तो दोनों का एक बेसिक आइडिया अपने को समझना पड़ेगा, बट बिफोर हम एक्चुअल एल्गोरिथम पे पहुंचे हैं, कितने लोग को ज्योमेट्री वगैरह याद है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद है कि भूल गए? स्लोप क्या होता है? चलिए, याद है तो काम आएगा, नहीं है तो याद दिलाएंगे। तो पहले कुछ फंडामेंटल्स की एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं, और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस ग्राफिक्स में आपको मिल सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेते हैं। तो पहले समझिए आउटपुट प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। फंक्शन प्रोवाइडेड बाय ग्राफिक पैकेज टू डिस्क्राइब अ सीन in terms of basic graphic structures such as a straight line or a polygon are referred to as output primitives। मतलब जब जैसे फॉर एग्जांपल MS ऑफिस है या पावर पॉइंट है, क्या उसके अंदर स्ट्रेट लाइन, डॉट, सर्किल, एलिप्स ये सब ड्रॉ करने के फंक्शंस होते हैं? यस, है ना। तो अब हम बोल रहे हैं कि आप तो वहां पर क्लिक करके ड्रैग कर रहे हो तो लाइन जनरेट हो रही है, बट एक्चुअली कैसे वो जनरेट हो रही है ये हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। तो किस तरह से लाइन वगैरह जनरेट किए जा सकते हैं, या अगर सबसे सिंपल लिखे मैं लिखता हूं, या तो स्ट्रेट लाइन या उससे भी सिंपल पॉइंट। अगर एक पॉइंट भी आपको ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर तो वो कैसे होगा, है ना। तो वो सारा काम करना में सीखना है जिसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? आउटपुट प्रिमिटिव, यानी कि हर चीज जो है वो हमारा एक प्रिमिटिव है जो आउटपुट पे अपने को चाहिए। अगेन अगर प्लॉटिंग की बात करें तो देखिए, अगर सिंगल डॉट प्रिंट या सिंगल पॉइंट प्लॉट करना है तो ये रिलेटिवली एक आसान काम है या मुश्किल? या इसके लिए डू यू नीड एन एल्गोरिथम? एक सिंगल पॉइंट अगर प्लॉट करना है, डू यू नीड एल्गोरिथम फॉर दैट? तो आप जानते हैं सीआरटी भी हमने पढ़ा है। तो अगर मैं सेम बात करूं तो आप एक ही पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ पॉइंट। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आप कोऑर्डिनेट्स बताएंगे और जो कोऑर्डिनेट बताएंगे उसी पर हम पॉइंट करेंगे। लेकिन हाँ, लाइन कैसे बनेगी या उसकी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे लेंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट अपने को समझना है। तो अगर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की बात करूं तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, क्या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स अपने को पता होने चाहिए? तो मान लीजिए एक लाइन अपने को ड्रॉ करनी है फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट टू दिस कोऑर्डिनेट, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स अपने को पता होने चाहिए। और फिर बीच में अब हम इसको पिक्सल मान के चलेंगे, अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पिक्सल हम यूज करेंगे जिसके बाद इट विल इन जनरल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो एक्चुअली
स्टार्ट और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स के बिना क्या लाइन सेगमेंट या कोई भी एल्गोरिथम काम कर पाएगा? ना, वो कोऑर्डिनेट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए जो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग है, बट उसके बाद बीच बीच में कौन कौन से पॉइंट अपने को कवर करने हैं, क्या स्लोप है, क्या कहानी है ना, कौन कौन सा पिक्सल यूज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया अपने को समझना है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके, तब पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, और जहां जो पॉइंट समझ नहीं आए मुझे बताइएगा। ओके, तो ये एक बार डायग्राम देखिए। ये जो लिखा हुआ है सामने y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन याद है आपको? ये इक्वेशन किसकी है? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें व्हाट इज m? m आपका स्लोप है, और स्लोप क्या होता है? इट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। या फिर अगर यहां पर इस स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में मैं लिखूं, सो दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना? तो ये अगर एक लाइन है, या मैं एक काम करता हूं, लेट मी टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, और उससे आपको बेटर समझाऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। देखिए ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, एक पहले से एम्प्टी ग्राफ हमने लिया है ना? मान लेते हैं कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम 0 0, या 0 से नहीं लेते, कहीं बीच से लेते हैं, और दो चार एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो आपको बात समझ आएगी। हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम 2 टू फॉर एग्जाम्पल 5 5, देयर इज 5 5, यस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन 2 2 से 5 5 पर जाने वाली है, लाइक दिस। तब आप मुझे बताओ, पहले कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो एंडिंग पॉइंट है यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5,5, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,1। अच्छा, इन जनरल जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, अच्छा सॉरी हमने 2,2 लिया है, यस 2,2। अच्छा, इन जनरल जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या हमेशा x, y की फॉर्म में लिखते हैं? तो अब ये कभी मत सोचिएगा कि पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। तो पहले हमेशा क्या बता जाएगा? x, एंड दिस इज x हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल पोजिशनिंग क्या बताता है? y, दिस इज y, है ना? तो ये तो एक बेसिक है कि जो ग्राफ आपके सामने है उसको आपको पढ़ना कैसे, है ना? अब बात है स्लोप की। स्लोप क्या है? तो अब देखिए मैं फिर दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, ये ऊपर देखिए जो इक्वेशन लिखा हुआ है, स्लोप इज m, या कुछ लोग इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज m? इट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो अगर इस लाइन का मैं आपसे स्लोप निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या होगा? y2 विच इज 5, या मैं लिख देता हूं, दैट इज x2 y2 एंड दैट इज x1 y1, है ना? तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अगेन 5 माइनस 1, तो 4/4 स्लोप आ जाएगा 1। और खैर वो 1 आना भी था बिकॉज बिल्कुल 45 डिग्री पे ये है। अच्छा, लेकिन अब एक पॉइंट जो मेरे को आपको समझाना है वो क्या, जस्ट लुक एट दिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहां देखिएगा, जिसको एक तरह से आप हाइट बोल सकते हैं। नाउ इस स्ट्रेट लाइन को क्या मैं बोल सकता हूं? ये y का डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डेल्टा y, और इट इज एक्चुअली y2 माइनस y1। हम y एक्सिस पे कितने ऊपर गए? फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? यस। सिमिलरली अगर हम दूसरा ऑब्जर्वेशन ले और x के बारे में बात करें, तो ये जो लाइन है दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, वेयर डेल्टा x इज एक्चुअली x2 माइनस x1। कितना आप लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़े, सॉरी राइट हैंड साइड पे आगे बढ़े। तो अब अगर स्लोप की बात करें तो ये अगर ये ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है तो कैन आई से दिस इज व्हाट कैन आई से, दिस इज हाइट डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप आपका हाइट डिवाइड बाय बेस, या इन जनरल यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? अच्छा, एक दो और केस जिससे स्लोप आप बेटर तरीके से समझ पाओ। देखिए एक एम्प्टी ग्राफ है। अच्छा, मैं पोजीशनिंग थोड़ा चेंज कर रहा हूं लाइन का, है ना? मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने स्टार्ट किया 1 1 से, और मैं उसको लेके जा रहा हूं 3 7 पर, चलेगा? तब जरा बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए?
स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स इज 1 1 और लास्ट कोऑर्डिनेट हो गए 7,3. दिस इज x2 y2 एंड दैट इज x1 y1. फॉलो कर पा रहे हैं? तो इस बार बस मुझे आप बताओ कि स्लोप जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. स्लोप क्या आएगा? This time the slope will be greater than 1 or less than 1. As you know, it is more intended towards x side में, तो I think it must be less than 1. तो delta वो m is equals to, again you know, it is delta y divided by delta x और y2 minus y1 divided by x2 minus x1. और यहां पर अगर बात करूं तो 3 minus 1 divided by 7 minus 1, so that will be 2 by 6 or to be precise 1 by 3, roughly 0.33. yes, तो इसीलिए आप देख रहे हैं it is more toward horizontal, less towards vertical. अब दोबारा आप देखिए, सोचिए इस बात को, तो x एक्सिस पे इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है? 7 minus 1 6 का डिस्प्लेसमेंट लिया है x पे. yes, लेकिन अगर आप इसका हाइट देखेंगे तो हाइट पर शायद सिर्फ 2 का डिस्प्लेसमेंट लिया है. और जैसा मैं बोल रहा था, जो स्लोप है इट इज अ रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये जो है वो कितना आ गया? 0.33. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अगेन थियोरेटिकली ही सही, बट इसको अच्छे से समझने के लिए अब मान लीजिए अगर मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दूं एंड आई आस्क यू लाइक दिस, ये एक बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है. अब क्या होगा? वैल्यूज बताएं जरा. स्टार्टिंग वैल्यू विल बी, आई थिंक दैट इज 2,8 और एंडिंग वैल्यू इज 8,8. यस, तो इस बार स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट या जीरो? इस बार स्लोप क्या होगा? इट विल बी इनफाइनाइट और जीरो. देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो दैट इज x1 y1 and that is x2 y2. so again m और slope is delta y divided by delta x. तो x पर तो अभी भी मूवमेंट है, मेरे को नजर आ रहा है कि आप 2 से 8 पे पहुंच गए 6, बट y पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं है. एंड 0 डिवाइड बाय 6 इज अगेन 0. तो अब आप मुझे बताओ, ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या कि ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 है और ये जो 45 डिग्री है ये स्लोप 1 है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो हमारा स्लोप जो है वो 0 से 1 की तरफ चलता जाता है. यस, अच्छा, अब एक थोड़ा सा रिवर्स केस एक बार ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करते हैं. तो अगेन अगर मैं एक नया स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करता हूं, ओके, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. अब जरा बताएंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके. आई थिंक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है 2,4 और एंडिंग कोऑर्डिनेट है 5,9. यस, नाउ दिस इज x1 y1 एंड नाउ दिस इज x2 y2. इस बार स्लोप क्या होगा इस लाइन के केस में, बताओ भाई. तो अगेन डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x. y का तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4 से 9 5 आ गया और यहां पर है 3. वेरी गुड. तो जो समझना था वो ये अराउंड 1.66. वेरी गुड. तो ये जो स्लोप है इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. ना दिस स्लोप इज ग्रेटर देन 1. अच्छा, अगेन अगर एक एक्सट्रीम केस मैं आप लोगों से रियलाइज करने के लिए बोलूं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, ये भी एक लाइन हो सकती है, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट, जहां पर आपके कोऑर्डिनेट है 2,5 स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट हुआ क्या? 2,9. 2,5 एंड 2,9. तब इस केस में हमारा क्या स्लोप में निकलेगा? इनफाइनाइट. फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज यहां पर आप देखेंगे तो x का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है और y का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन 4 है. 4 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी. तो अगेन अब मैं दोबारा आपसे पूछ लूं, 45 डिग्री पे 1 है, 1 से जब आप ऊपर जाते हैं तो स्लोप धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ बढ़ता है और स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट स्लोप रखती है और हॉरिजॉन्टल लाइन 0 स्लोप रखती है.
फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बिकॉज रेशियो की हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 है, और एकदम वर्टिकल लाइन है तो स्लोप इन्फिनिटी, और बीच में 45 डिग्री पे स्लोप हमारा 1 है। ओके, ये तो एक बात रही। अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और यहीं पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और समझ लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे काम करती है। मान लीजिए, अगेन लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। 10-12 क्लास तो याद नहीं आ रही है आपको? आ रही है, चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं याद करेंगे, है ना, पुराने पाप ज्यादा याद नहीं करने चाहिए। ओके, ओके, जरा ऑब्जर्व करिएगा। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। अब जरा बताओगे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,1 और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है? आई थिंक 4,9। यस, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक बात समझिए, इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल्स टू क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। फॉलो कर पा रहे हैं? चलो जरा जल्दी से मुझे बताओ कि इस केस में m की वैल्यू क्या है, स्लोप कितना है? वेरी गुड, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जरा इसको समझते हैं। स्लोप कितना है? तो अगेन भाई, अब तो आपको बताया इट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो y का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? 8, और x का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? आई थिंक 0 से 4। तो स्लोप आ गया परफेक्ट 2। तो अब इस इक्वेशन में m की जगह मैं 2x रख सकता हूं, इज इक्वल्स टू y। अच्छा, ये c क्या होता है? c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि y को आपने कहां कट किया? तो y को कट किया है 1 पे, तो अब मैं c की जगह 1 रख सकता हूं। यस, कांस्टेंट और इंटरसेप्ट इस पोजीशन में अब देखिए कहां कट किया है? 1 पे, क्योंकि स्लोप को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो अब ये जो लाइन है, मैं चाह रहा हूं कि इस इंफॉर्मेशन को क्या मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? मैं चाहता हूं कि लाइन से इक्वेशन और इक्वेशन से लाइन आप कन्वर्ट करना सीख लो पहले। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये जो लाइन है, क्या ये इस तरह से फॉलो अप की जा सकती है? तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं, लेट मी पुट x इज इक्वल टू 3, तो लेट मी टेक केस 1, और अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड 6 प्लस 1 7। आप मुझे बताएं, क्या x3 पे y की वैल्यू 7 आ रही है? जी हाँ, आप चेक करोगे x3 पे y की वैल्यू 7 है। यस, कोई और इक्वेशन रख के देख सकते हैं। आप बताइए, x2 पर चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? नाउ 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी 5। क्या x2 पे y की वैल्यू 5 आ रही है? जी हाँ। तब आप मुझे बताओ, ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी और ये जो लाइन आपके पास थी, आपस में रिलेटेबल है? रिलेट कर सकते हैं आप? ओके, तो मैं नहीं कह रहा अभी हमने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया है ना, लेकिन एक बेसिक आइडिया भी आपको पता है। आपको पता है स्लोप क्या होता है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप कैसे कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे। अब यहां पर जो पॉइंट लिखे हैं, मेरे ख्याल से बेटर तरीके से आप पढ़ पाओगे। द कार्टेशियन स्लोप intercept equation of a straight line is this, where m represents the slope and c represents the y intercept। ये इसने बना के दिखाया लाइन। तो अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन 1 अब आपको पता है। अगर आपको इंटरसेप्ट की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप यू नो, आई थिंक यहाँ पे जो है वो सब आप पता लगा सकते हो। हाँ, ये इसने मॉडिफाई कर दिया। आपको पता है m इज व्हाट? इट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y इज m इंटू डेल्टा x एंड डेल्टा x इज डेल्टा y बाय डेल्टा m। तो इसमें तो कोई नई कहानी इसने नहीं रख दी। यस,
सिर्फ इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है। अब क्या एग्जाम में सिर्फ एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन आते हैं या आपकी स्ट्रेट लाइन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चेक की जा सकती है? तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट पहले देखना चाहता हूं क्या इस तरह का फंडामेंटल क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2015 में। जस्ट गो थ्रू इट, आप खुद समझिए क्या कहानी ये बोलना चाह रहा है और बताएं आंसर क्या होगा। This question was asked in NET December 2015. ओके, जीवा बोल रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग बताओ भाई। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। 100% ए। तो अगेन आपको बना के देखने की तो जरूरत नहीं है ना। x1 y1, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 एंड x2 एंड y2, तो 6 एंड 18। तब m की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y इज आई थिंक 18 एंड डेल्टा x इज 6, तो स्लोप आ गया 3 और 0 0 पर है तो आप जानते हैं x इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0। तो जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इक्वेशन क्या बनेगी? आई थिंक y इज इक्वल्स टू 3x, एज सिंपल एज दैट। c तो 0 हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या पूछ लिया आपसे? अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होगी। हाँ होगी। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 3 होगी। जब x 1 रखोगे तो y 3 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पर y 6 और x 3 पर y 9 होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। बट अगेन अब आप समझो, आपको लगेगा ये क्या ही पूछा है, तो बहुत ही सिंपल बात है। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख के बस ये बताना है कौन कौन से पॉइंट्स को वो कट करते हुए जा रहा है। बट आधे लोग इसे भी स्केल बना के अंदाजा लगाएंगे, अच्छा यहां कहीं होना चाहिए। बट इक्वेशन अगर आपको पता हो तो क्या आप ये बात फॉलो कर सकते हैं? तो आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है? ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। या बिफोर एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा आपको एक एल्गोरिथम का टेस्ट करा दूं, बिकॉज बहुत सिंपल आइडिया है। तो एल्गोरिथम लाइन कैसे ड्रॉ करता है, फिर एक दो बेसिक क्वेश्चन और वो भी आपको लेके चलता हूं। ओके, तो लेट मी टेक वन बाय वन, और कुछ केस स्टडीज मैंने लिए हुए हैं। सी कैसे कैलकुलेट किया? अब मेगा सी हमें बताता है सी क्या होता है, हम वाई एक्सिस को कहां कट करते हैं। अब अगर ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू क्या है? 0। सॉरी, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, आप ऐसा मान लो सी होता है जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, उसको सी कहते हैं। ऐसा बोल दूं? ऐसा सोचना आसान है। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, उसको सी कहते हैं। अब यहां पर जब x की वैल्यू 0, तो मेरे को पता है y की वैल्यू भी 0 है। अभी क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इधर आ जाते हैं। और एक सिंपल एल्गोरिदम है जिसको बोलते हैं डीडीए या डेटा डिफरेंशियलाइजर एनालाइजर। उसके थ्रू कैसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट आपको समझाता हूं। यहां देखिएगा, एक लाइन अपने को ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करनी है तो स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट तो आप मेरे को बताओगे। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट इसने मेरे को बता दिया 3 3 स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है और एंडिंग कोऑर्डिनेट है 10, 3। अब ये तो आपको पढ़ना आ गया कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कैसे पढ़ते हैं।
तो नाउ आई नो दैट दिस इज 3 3 और ये एक्स वाई है तो दिस इज 10 3। फॉलो कर पा रहे इतनी बात? अब इससे पहले कि हम लाइन ड्रॉ करें, आप बताओगे इस लाइन का स्लोप क्या है? अगर 3 3 से 10 3 पे जाना है तो स्लोप है 0, बिकॉज परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर है ना। आप करते कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। मैंने स्टेप लिखे हुए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। अब अगर ये है 3 3 और ये है 10 3 तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 7, 10 - 3। देन उसके बाद आप डेल्टा वाई फाइंड करेंगे विच इज 0, बिकॉज दोनों केस में वैल्यू 3 3 है, तो दैट इज इट। एंड देन स्लोप। अब ये तो आपको पता ही है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यहां पर करेंगे 0/3, तो आंसर क्या जाएगा 0। यहां तक क्लैरिटी है सभी को? यस। अब आगे की बात समझिएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पता लगाने की कैसे करते हैं, तो क्या आइडिया है ये पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लिखा है। To find the total number of steps to draw the line, compare the value of delta x and delta y, and whichever is greater will be the number of steps to draw the line। देखो, हमें पिक्सल बाय पिक्सल आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस बात है कि अगर x डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो x साइड पे ज्यादा बढ़ेंगे, अगर y ज्यादा होगा तो y साइड पे ज्यादा बढ़ेंगे। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जिस साइड भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उधर ज्यादा बढ़ेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो x पर तो हमने मूव नहीं किया, जितना मूव किया है सिर्फ y पे ही कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y पे जो मूवमेंट है वो 0 है और x पे जो मूवमेंट है वो 7 है, इस वजह से अपन 7 ले रहे हैं। आगे इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे आप समझोगे। एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक समझ आ रहा है क्या कि यहां पर जो ज्यादा मूवमेंट है वो 7 साइड पे है, तो लेट्स टेक 7। अच्छा, अब अगला जो 5th स्टेप है वो आपको बताता है हर स्टेप में या हर स्टेप में इंक्रीमेंट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट कैसे निकालना है। डेल्टा एक्स बाय टोटल स्टेप, डेल्टा वाई बाय टोटल स्टेप। ये होगा इंक्रीमेंट इन एक्स और ये होगा इंक्रीमेंट इन वाई। तो अब वाई एक्स की साइड पे तो आपने को 7 स्टेप लेने, तो 7/7 यानी कि हर स्टेप में एक बढ़ना पड़ेगा। और ये क्योंकि एक थ्योरेटिकल केस बन गया, वाई के साइड पे आपको एक भी नहीं लेना, तो 0/7 यानी कि आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा वैल्यू के हिसाब से, तो आप मुझे बताओ एक्स तो हर बार एक एक बढ़ रहा है, आप गौर करिए 3 से लेकर 10 तक, लेकिन y जो है क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा तो वो तो 3 ही रहने वाला है। अब ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है क्या ये कोऑर्डिनेट्स है? जी हाँ। तो 3 3 के बाद आपको 4 3 मिलेगा, आपको 5 3 6 3 7 3 और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये और कुछ और नहीं हो रहा, दरअसल एक लाइन ड्रॉ हो रही है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हालांकि क्योंकि ये स्लोप 0 था तो बहुत कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं समझ आया, बट मैं स्टेप्स पहले आसान केस में आपको फॉलो करा लेना चाहता हूं। तो अगेन जरा स्टेप याद करके बताओगे एक बार क्या है, ताकि अगली बार जब एक्चुअल क्वेश्चन हो तो वहां भी मजा आए। फॉलो कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्लोप निकालना है, ज्यादा डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद इंक्रीमेंट निकालना है और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के लाइन ड्रॉ करनी है। सर आपको इतना टाइम कहां से मिलता है पढ़ने का? मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं और सुबह क्या बोलूं, सुबह मैंने आपसे जो है वो दिखाया था शेड्यूल अपना, और ये बात सही है, ये सब मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं भी लाइक ग्राफिक्स कॉलेज में ही पढ़ा था, फिर दोबारा काम नहीं आया। बट खैर मजेदार बात है, तो आपके बाद में कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं दोबारा। यस। आप कैसे रिवीजन करते हो? मैं बता दूं कैसे करना होता है। एक जगह बैठना है, बुक होती है, बुक को लेना है, उसको ओपन करना है, पेंसिल लेनी है और पढ़ना शुरू करना है। बस ऐसे ही होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, ये ग्राफिक्स पढ़ने के दौरान मुझे समझ आ रहा है कि मुझे शायद 11th-12th क्लास में भी एक बार हाथ आजमा लेना चाहिए, पर ऐसा ना हो फिर मेरी लाइन चेंज हो जाए। चलिए खैर, कि अगले साल मैं आपको किसी 10th-12th क्लास में पढ़ाता मिलूं। चलिए
थैंक यू सो मच। अब मैं लेकिन चाहता हूं क्लास खत्म करने से पहले आपके जो विचार है मैं मन मन में खुश हो जाऊंगा, है ना, लेकिन पहले मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करा लेना चाहता हूं। ओके, ये केस देखिए, यहां पर अगेन अपने पास दो कोऑर्डिनेट है। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 और एंडिंग कोऑर्डिनेट क्या है 9 5। ये समझ आ रहा है? अब जरा एक एक करके स्टेप यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो आप मुझे बताओ, अगर स्टार्टिंग 2 2 और एंडिंग 9 5 है, नाउ दैट इज x1 एंड y1 एंड दैट इज x2 एंड y2। तो बहुत आसान बात है भाई, y2 माइनस x1, y2 माइनस y1 हो जाएगा 5 माइनस दैट इज 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय दैट इज 7। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा y और ये आ गया आपके पास डेल्टा x। क्या ये समझ पा रहे हैं? यस। और स्लोप जो है वेरी गुड, वो हो गया अगेन 3/7। ओके, तब मैं चाहता हूं कि आगे नहीं, मैं आपको पीछे लेके चलूंगा और याद दिलाऊंगा। 3 स्टेप के बाद आपको क्या देखना होता है? ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहां पे? इस बार ज्यादा डिस्प्लेसमेंट y में कि x में है? इस बार ज्यादा डिस्प्लेसमेंट x में है। अच्छा, अब मैं दोबारा याद दिलाता हूं, x इंक्रीमेंट कैसे आप फाइंड करते थे? ये देखिए, x इंक्रीमेंट इज डेल्टा बाय टोटल स्टेप। तो कैन आई से डेल्टा x और टोटल स्टेप कितने हैं? 7। यहां पर भी। और y इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y बाय टोटल स्टेप, बट इस बार डेल्टा x की वैल्यू तो 7 है, तो 7/7 दैट इज 1, और यहां पर 3/7। तो ये जो वैल्यू है ये तकरीबन कितनी आएगी भाई? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 7, इट विल बी रफली, ये तो बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, बट लेट मी टेक 0.42 या 0.4 ले लेता हूं सिर्फ, अगर आपको बताऊंगा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट मी टेक अप्रोक्सीमेटली 0.4 चलेगा। अब देखो इसे समझ क्या आता है। अब अगर मैं दोबारा एक टेबल बनाऊं और आपसे पूछूं, x की वैल्यू तो हर बार एक एक स्टेप बढ़ेगी, और स्टार्ट कर रहा है 2 से, तो 2 के बाद आएगा 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड देन 9। फॉलो कर रहे हैं क्या इस टेबल को? या इधर बना लेता हूं कायदे से। x की वैल्यू तो मेरे को पता लग रहा है हर बार एक एक बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन y की वैल्यू, अच्छा 1 से नहीं स्टार्ट करना, कहां से करना है अपने को? 2 से, ठीक है। और 2 पे और लास्ट पे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। 2 पे वैल्यू है 2 अपन जानते हैं, और लास्ट में वैल्यू है 5 वो भी अपने को पता है। अब ये कितने से बढ़ेगा हर बार? आई थिंक 0.4 से। तो y पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 2.4। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। उसके बाद अगली वैल्यू बताइए क्या आएगी? 2.4 के बाद अगली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.8। और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, मैं लिखता चलता हूं। Now that will be 3.2, 3.6 and I think that is 4 and that will be 4.4। क्या ये बात समझ आ रही है क्या सभी को? स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं और जो वैल्यू वो कर रहे हैं, बट अब यहां पर एक पॉइंट है। ये जो एक बॉक्स है, क्या इसको हम पिक्सल बोलते हैं? हाँ। तो अब आप अगर बोल रहे हो मैं ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ा रहा कि मैं 3.2 पकड़ लूं, या तो मुझे 3 चाहिए या तो 4 चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब इन सब जगह पर क्या मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए? जी हाँ। तब ध्यान से देखिएगा इस आइडिया को। यहां पर अगर आप लिखते हो 2.4, तब इसको राउंड करूंगा क्लोजेस्ट प्लेस टू इंटीजर, तो 2 बनेगा या 3 बनेगा? वेरी गुड। नाउ दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 3, this becomes 4 and I think this also becomes 4। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूं तो आप ध्यान से देखिए, 2 2 और 2 2 के बाद आपको मिलेगा 3 2, 2 2 के बाद 3 2। ओके, इसका मतलब ये वाला बॉक्स मिल गया। यस, हाँ 2.5 पे 3 मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं। 2.5 पे 3 मान लीजिए, ये बॉक्स मिल गया। अगला है 4 3। ओके, तो 4 3 पे ऊपर वाला बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है 5 3। ओके, 5 3 पे यानी कि यही बॉक्स आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगला नंबर है 6 4। ओके, 6 4 पे ऊपर चले गए। और फिर है 7 4 यानी कि ये बॉक्स बढ़ेगा। और आखिरी नंबर है इवन 8 4। ओके, तो
8 4 पे ये लाइन फिर आगे बढ़ेगी। तो अब आप मुझे बताएं ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या ये कुछ इस तरह की नजर आएगी? यस, यही मैं बोलना चाह रहा था। अगर कभी आपने किसी इमेज को जूम करके देखा हो तो लाइनें आपको कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ही नजर आती हैं बिकॉज मैं कंटिन्यूस कर्व तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ही ड्रॉ करना पड़ता है। जरा देखिए, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप? यस, ओके। तो अब अगेन ये वैल्यूज जो खैर हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं, और अगेन आंसर हमारा कुछ ऐसा आना था जो ऑलरेडी हमने निकाला है। अब आप मुझे बताओ भाई, लाइन जनरेशन करना सीख गए क्या आप? है ना, कैसे लाइन जनरेट करते हैं? ओके, इस पे एक दो क्वेश्चन अपन और ट्राई करेंगे, इसका आइडिया एक बार दोबारा से प्रोसेस करेंगे। बाकी पीपीटी में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप चाहें तो कल की क्लास से पहले ट्राई करिएगा। और कल में इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है विच इज कॉल्ड ब्रेशिनम एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। यस, इस एल्गोरिथम में लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं जिसको हम ब्रेशिनम से इंप्रूव करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और कल इसका इंप्रूवमेंट अपन पढ़ेंगे। जो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था वो चला गया, अभी जो है वो ज्यादातर मैथमेटिक्स ही है ग्राफिक्स के अंदर, तो मजा आएगा पढ़ने में। पीपीटी तो क्लास के बाद ऑटोमेटिकली आप डाउनलोड कर सकते हो ना, यहां से मेरे को अलग से अपलोड करने की